जी हाँ, आप सभी ने टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही देखा है। यही वो वीडियो है जो कि हर एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट को ज़रूरत है। मैं पेंसिल लेके बैठा हूँ, एप्पल पेंसिल, जस्ट बिकॉज कि आपको मैं थोड़ी देर में स्क्रीन पे लेके चलूँगा और बताऊँगा क्या वो चीज़ है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है और कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स को पास होने में, फेल होने में जो एक फ़र्क होता है ना, वो फ़र्क सिखा सकता है। तो ज़्यादा लेट ना करके मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और उसका जवाब है आंसर राइटिंग स्किल। जी हाँ, आंसर राइटिंग स्किल एक ऐसा स्किल है जो एक कंपार्टमेंट स्टूडेंट को नॉर्मल स्टूडेंट से अलग करता है। एक स्टूडेंट जो फेल होता है या पास होता है डिसाइड करता है उसका आंसर शीट, जो कि वो एग्जाम में लिख के आता है। नॉलेज लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, किसी को काफ़ी ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है, किसी को नहीं आता है। बट एग्जामिनर जो होता है, जो आपका पेपर इवेलुएट करता है, उसको बस मतलब है आपके आंसर शीट से। आप क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, उसी के बेसिस में आपको मार्क्स मिलते हैं और फिर डिसाइड होता है आप पास होंगे या फेल। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिसाइड करता है कि आप पास होंगे या फेल, क्यों ना सबसे पहले वो चीज़ को सीखा जाए, ताकि बेहतरीन तरीके से हम अपने आंसर शीट में लिख के आए आंसर और मार्क्स मिले, हम पास हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे विथ टाइम पूछते हैं ये सवाल कि सर हम आंसर्स को कैसे लिखें। और मैंने भी पढ़ाते हुए देखा इतने सालों से, जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, लाइव क्लासेस। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देना चाहूँगा, अगर आप सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स में पढ़ते हो, लाइव क्लासेस चाहिए, तो आप अपना जो हमारा पेड बैच है वो आप ले सकते हो 2000 रुपये में, ओनली 2000 रुपीज़ फॉर एंटायर बैच। और दिसंबर से हमारा क्लासेस शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, आपको सारे रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, प्लस जो फिलहाल लाइव क्लासेस चल रहे हैं उसका एक्सेस मिल जाएगा। बैक टू द टॉपिक। तो इतने टाइम में पढ़ाने के बाद एक चीज मैंने ऑब्जर्व किया है, स्टूडेंट्स लोग को जब मैं लिखने बोलता हूँ, जब मैं टेस्ट लेता हूँ, शायद ही कोई टीचर टेस्ट लेता है ये ऑनलाइन वर्ल्ड में। ऑफलाइन में तो छोड़ ही दो, आजकल कंपार्टमेंट को कोई ध्यान नहीं दे रहा। बट अगर दे भी रहे हैं, टॉपिक खत्म करके छोड़ देते हैं, बट कोई टेस्ट नहीं लेता। मैं बार बार हर एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट लेता हूँ स्टूडेंट्स का। ये जो टेस्ट मैं रेगुलर लेता हूँ, टेस्ट से मुझे ये चीज़ पता चला कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आता तो बहुत कुछ है, बट वो उसको लिख नहीं पाते हैं। जब लिखने की बात आती है, वो लिख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? सिंपल आंसर है, कभी लिखने का चीज़ सीखे ही नहीं। तो स्टूडेंट्स को लगता है क्या लिखना भी सीखना पड़ता है? हमें तो पता है टीचर ने जैसे लिखा उसी को लिख लेंगे, या बुक में जैसे लिखा वैसे ही लिख लेंगे। जी नहीं, आंसर लिखने भी एक स्किल होता है और ये स्किल को सीखना पड़ता है। ये स्किल सीखने के लिए आज के इस वीडियो में मैं पूरा एंड तक बताऊंगा। भले वीडियो लंबा हो सकता है, बट कोई भी डिटेल में नहीं छोड़ूंगा जिससे आपका लॉस हो। इसमें आपका फायदा ही फायदा है, क्योंकि एक ऐसा चीज सीखने जा रहे हो जिसके बारे में मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्यों आंसर राइटिंग जरूरी है। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप एक ऐसा चीज सीख लिए होगे जो कि आपको एग्जाम में पास होना है या फेल होना है वो डिसाइड करेगा। अल्टीमेटली सभी को पास होना है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो, तो पास होने में मदद करेगा। तो आंसर राइटिंग स्किल में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, जो भी सब्जेक्ट का आप लिख रहे हो, वीडियो हर सब्जेक्ट के लिए है, नो मैटर व्हाट। हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स, हर क्लास के स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं और वो एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो इसीलिए कॉमन वीडियो है, मत सोचना कि बस मैथ्स के लिए है या बस केमिस्ट्री के लिए, सभी के लिए। मैं विथ टॉपर नोट्स, विथ आंसर शीट सब कुछ रेडी रखा हूँ। देखो नीचे आंसर शीट भी है, यही आंसर शीट मिलता है ना आपको बोर्ड में लिखने के लिए। बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा, इसीलिए पेशेंस के साथ वीडियो को देखो। सबसे पहला पॉइंट है, अटेंड द क्वेश्चंस सेक्शन वाइज। तो पहला पॉइंट होगा सेक्शन वाइज आंसर करो। सेक्शन वाइज आंसर का मतलब क्या होता है? जब भी आप क्वेश्चन पेपर उठाते हो, आपके अलग अलग सेक्शंस होते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शंस, फिर मीडियम आंसर टाइप, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि उनको जो आता है पहले वो लिख लेंगे। ठीक है, आप सही करते हो, जो आता है, बट उसको आप एक प्रॉपर सेक्शन में अटेंड करना चालू करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पहला सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चंस है, तो सेक्शन ए लिखो, उसमें 10 क्वेश्चंस है और एमसीक्यू वाले हैं।
तो सभी के क्वेश्चन के नंबरिंग को आप पहले लिख लो और फिर स्पेस छोड़ दो अगर आपको नहीं आता है तो। किसी एक सेक्शन को शुरू करो और पूरा एंड तक उसी सेक्शन के सारे करो, फिर दूसरे सेक्शन में जंप करना। क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आंसर राइटिंग में ये होना चाहिए, जो पेपर हमारा इवेलुएट कर रहा है उसको ज्यादा परेशानी, उसको ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे हम इस तरीके से आंसर लिखेंगे ताकि वो चेक करता जाए, तो एक पूरा वाटर फ्लो जैसा है ना, वो चेक करता जाए आराम से, उसको कोई परेशानी ना हो। वो आंसर शीट उठाए, उसके पास भी मार्किंग स्कीम होता है, वो मार्किंग स्कीम उठाए और वो चेक करते जाए, टिक करते जाए, टिक करते जाए। बट अगर आप अदल बदल करके लिखोगे, सपोज आपने पहले क्वेश्चन नंबर 16 किया, 16 करने के बाद आप जंप करके आगे, आपको क्वेश्चन नंबर 1 आने लगा, फिर आप तुरंत चले गए क्वेश्चन नंबर 25 में, फिर बीच में आ गए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 अटेंड किए, फिर शुरू में आ गए क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड किए, फिर पीछे चले गए, फिर क्वेश्चन नंबर 24 अटेंड किए। ऐसे करोगे तो आप सोचो, जो पेपर चेक कर रहा है उसको अपने आंसर में भी आगे पीछे चेक करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा उनका। वो चेक तो करेंगे बट एक इरिटेशन के साथ चेक करेंगे, तो उससे आपका नुकसान है। क्या नुकसान है? सपोज आप किसी में स्टेप्स लिखे हो, जहां पे आपको स्टेप मार्किंग मिलना चाहिए, वहां पे भी वो इरिटेट होके ना पूरा आंसर काट देंगे। सोचो आपको कैसा लगेगा, आपने इतने मेहनत से कुछ ना कुछ लिखा है। क्योंकि स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग में ये भी बताया जाता है कि स्टेप्स लिख के आओ, आपको स्टेप मार्किंग मिलता है। बट आप इस तरीके से लिख रहे हो, तो वो इवैल्यूएटर परेशान भी हो रहा है, आपको मार्क्स भी कम दे रहा है, जिससे आपके फेल होने का चांस बढ़ जाता है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोग ये सेम मिस्टेक अपने पेपर में किए हो, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि सेक्शन वाइज लिखना पड़ता है, उनको आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि सेक्शन वाइज लिखना पड़ता है। बहुत लोग इधर उधर लिख के पास हो गए होंगे क्योंकि उनका आंसर सही होगा या उतना कटिंग नहीं होगा, उनको नॉलेज होगा प्रॉपर। बट ऊपर से आपका कॉन्सेप्ट वीक है, आप परेशान कर रहे हो इधर उधर लिख के क्वेश्चंस, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्क्स मिल जाए। कैसे मिलेगा भाईजान? नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसा मैंडेटरी नहीं कि आप क्वेश्चन 1 से ही शुरू करो, सेक्शन 1 से ही शुरू करो। मैं खुद अपने बोर्ड एग्जाम में, मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ, मेरा हमेशा हर प्री बोर्ड में मेरा आदत था, मैथ्स पेपर में मैं पीछे से लिखूंगा क्वेश्चन नंबर, जो भी लास्ट का होगा, सेक्शन डी होता था हमारे 6 मार्क के क्वेश्चंस, तो हमेशा मैं सेक्शन डी से शुरू करता था, फिर सेक्शन ए तक आता था। तो कभी मेरा मार्क्स नहीं कटा प्री बोर्ड्स में और ना ही बोर्ड्स में कटा, मुझे 95 मार्क्स मिले। बट जिस सेक्शन को मैं शुरू करता था ना, उसके सारे क्वेश्चंस को मैं सीक्वेंस में लिखता था। फिर दूसरा सेक्शन शुरू किया, उसके सारे क्वेश्चन सेक्शन में सीक्वेंस में लिखा। यानी कि वो भी आपको समझा देता हूँ। सपोज आपने सेक्शन सी शुरू किया, तो सेक्शन सी हेडिंग डाल दो। सेक्शन सी शुरू होता है सपोज क्वेश्चन नंबर 18 से, तो आप लिखोगे आंसर 18। आंसर 18 लिखे आप, जितना भी लाइन हुआ। फिर उसके बाद आप आंसर 19, ऐसे करके आपने लिखा। तो सेक्शन सी के जितने भी क्वेश्चन है, सपोज 3-4 क्वेश्चन है, उसको आपने सीक्वेंस में लिख लिया। फिर सेक्शन ए आप शुरू कर रहे हो, तब आप कर सकते हो क्योंकि एक सेक्शन के आंसर्स आसपास है, सब सीक्वेंस में है। बट इधर उधर इधर उधर जैसे ये वाला सीक्वेंस है, दिस इज वेरी बैड सीक्वेंस, सो ऑलवेज अवॉइड दिस। इधर उधर वाला सिस्टम, हमेशा एक सीक्वेंस में सेक्शन वाइज सॉल्व करो। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे और ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मैं आंसर शीट में आ जाता हूँ अभी। ऐसे ही आंसर शीट मिलता है, बिल्कुल डिट्टो आंसर शीट। अब इस आंसर शीट में करना क्या है आपको, लेट्स डिस्कस दैट एज वेल। आंसर शीट में बहुत लोग ऐसे नंगे आंसर शीट में, जी हाँ मैं माफी चाहूंगा मेरे ऐसे वर्ड्स के लिए, बट बिल्कुल जैसा आंसर शीट दिया होता है वैसे ही आंसर शीट में लिखना चालू कर देते हैं। ए वेरी गुड एंड नाइस प्रैक्टिस इज टू ड्रॉ मार्जिन। दोनों साइड मार्जिन ड्रॉ करो, बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट एक साइड मार्जिन ड्रॉ करते हो वो रेकमेंडेड है। क्योंकि आंसर शीट आपको ऐसे ही मिलता है। आपको क्या करना है, अपना रूलर पकड़ो, जो स्केल होता है वो स्केल पकड़ो और लाइन खींच दो। कितना डिस्टेंस छोड़ के? 2 उंगली, 2 या 3 उंगली छोड़ दो, आप 2 उंगली रखो, 2 उंगली का डिस्टेंस रखो, उतने विड्थ में आप लाइन ड्रॉ करो।
तो हम भी करेंगे, 2 उंगली रखेंगे। अभी तो मैं उंगली रख रहा हूँ, ऐसे दिखेगा नहीं, बट एक मार्जिन में ड्रॉ कर लूंगा। किस कलर से ड्रॉ करूंगा? मैं कर लूंगा ब्लैक कलर से, या ब्लू से करो, आप किसी से भी करो, बट मार्जिन होना जरूरी है। पूरा ऊपर से लेके नीचे तक खींच दो। मैं इतना डिस्टेंस छोड़ के यहाँ मार्जिन खींच लेता हूँ। हो गया, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। ये मार्जिन ड्रॉ करने के बाद आपका सारा खेल शुरू होता है। आप मैथ्स भी लिखो, आप बाकी सब्जेक्ट भी लिखो, सब चीज़ ये रूल पेपर में ही लिखोगे। बोर्ड्स में आपको ऐसे वाइट पेपर नहीं मिलते हैं। बट जब आपने एक बार लिख लिया, अब मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, इसको हम जूम करेंगे। ऐसा दिख रहा है आपको? इसमें ना आप सबसे पहले ऊपर तो आप शुरू करोगे, लिखोगे सेक्शन का नाम। ये रेज कर देता हूँ, सेक्शन, सपोज ए लिखा मैंने, देन उसको अंडरलाइन कर दो, एक दो लाइन वहां पे गए। फिर जब आप नीचे आ रहे हो ना, फर्स्ट क्वेश्चन में मार्जिन के हमेशा लेफ्ट साइड में क्वेश्चन नंबरिंग लिखोगे। काफी लोग मार्जिन तो खींच लेते हैं, फिर यहीं से लिखेंगे आंसर 1। तो क्या मतलब हुआ मार्जिन खींचने का? रिप्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम रिपीटिंग 100 टाइम्स। मैं इतने साल पढ़ा के जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, स्टूडेंट्स लोग को आता बहुत कुछ है, मतलब उन्हें कॉन्सेप्ट पता है, उन्हें टॉपिक पता है, क्वेश्चन पूछता हूँ जवाब देते हैं, बट जब लिखने की बात आती है ना, वो लिख नहीं पाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, हमने मार्जिन बनाया है इसीलिए ताकि मार्जिन के उस पार हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। और उसका भी तरीका होता है। काफ़ी लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर लिखते हैं, वो लिखो, दैट इज़ गुड। मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। सो आप 1 लिखो, ये रिकमेंडेड है, ठीक है। काफ़ी लोग आंसर 1 लिखते हैं, ANS 1। काफ़ी लोग क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन 1, SOL 1। तो कुछ भी लिखो चलेगा, बट हमारा क्वेश्चन नंबर होना चाहिए। सेक्शन ए शुरू किया, वहां पे क्वेश्चन 1 हो गया। ये हर क्वेश्चन आप ऐसे ऐसे लिखोगे। सपोज 1 में कुछ लाइन लिखे, फिर आप सॉल्यूशन 2 पे गए, तो सॉल्यूशन 2 कॉलन दे सकते हो, हाइफन दे सकते हो, कुछ भी दो, बट क्वेश्चन नंबर होना जरूरी है। और बहुत डिटेल में बता रहा हूँ मैं, काफी लोग गोल ऐसे करेंगे, काफी लोग गोल नहीं करेंगे, वो भी चलेगा, बट क्वेश्चन नंबर होना चाहिए। और जितना कर रहे हो लाइन छोड़ो, छोड़ के लिखना। मतलब एक पहले आप आंसर लिख लिए, एक और दूसरे क्वेश्चन के बीच में लाइन छोड़ देना। काफी लोग के पास टाइम बचता है, तो वो लोग क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन के बीच में भी वो लोग लाइन खींच लेते हैं। वो भी आप कर सकते हो, बट टाइम बचेगा तब। ज्यादा डिजाइनिंग में ध्यान मत दो। एक स्टूडेंट्स का मैं देखा था, उसने क्या किया, ऐसे एक लाइन इधर, एक लाइन इधर खींच दिया, फिर दोनों के बीच में ऐसे 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 पैटर्न करने लगा। भाई इतना टाइम नहीं है कंपार्टमेंट स्टूडेंट के पास। जो मेन बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ता है और काफी बार सिलेबस रिवीजन कर लेता है, उसके पास टाइम होता है, उसको लिखने का भी प्रैक्टिस रहता है। सो दैट पर्सन कैन टेक रिस्क। आप रिस्क नहीं ले सकते ये सब करने का। तो ये सब मत करो। बेसिक जो चाहिए एक आंसर शीट के लिए, वो मैं बता रहा हूँ। हो गया। अब सपोज एमसीक्यू है, क्वेश्चन 1 एमसीक्यू है, क्वेश्चन 2 एमसीक्यू है। एमसीक्यू में लोग क्या करते हैं, पहले पूरा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर रहते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं ऑप्शन ए, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में आंसर लिख लेते हैं। काफी लोग अंडरलाइन करके छोड़ देते हैं, ये सही है, आप कर सकते हो क्योंकि आंसर आपने सही किया है। बट हमें फिर से क्या रिपीट करना है माइंड में, कि जो इवेलुएटर है उसके लिए हमें आसान बनाना है। आसान कब होगा, जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो, उसी के बगल में ही ऑप्शन बी लिख लिया है, करेक्ट ऑप्शन, तब जाके आप वो ऑप्शन जो लिखा है वो ऑप्शन लिख लो, और उसके बाद सॉल्व करो। सही है। तो आप लोग पूछ सकते हो सर हमने सॉल्व ही नहीं किया तो हमें ऑप्शन कैसे पता चलेगा? वो भी सिंपल है। अब क्या करो, पहले एक दो लाइन छोड़ दो, ऊपर के एक दो लाइन छोड़ दिया, यहाँ ब्रैकेट दे दो, यहाँ पे भी स्पेस छोड़ दो। अब उसके बाद सॉल्व करो। जो आंसर यहाँ पे आएगा, उसी आंसर को यहाँ पे ऑप्शन में लिख लो। ऑप्शन से पता चल जाएगा जो आप टिक करते हो, वो ऑप्शन पता चल जाएगा, फिर बी आया तो बी लिख लो, देन योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है। और फिर से इसका आंसर सपोज डी आया, फिर आप सॉल्यूशन 3 लिखे, इसका ऑप्शन ए आया, फिर सॉल्यूशन 4 लिखे, सॉल्यूशन 4 में सी आया।
ऐसे जब आते जाएगा या फिर आपने रफ में सॉल्व किया या फिर आपको पता है आंसर कि ये होगा, ऐसे करते गए उसका ऑप्शन लिखते गए, तो जब पेपर चेक करेगा कोई, उसके पास लिखा होगा वन का बी, वो देखेगा, आएगा रेड पेन लेके, वन का बी सही है, वन टू का डी सही है, थ्री का ए, अच्छा थ्री का बी दिखा रहा है, ठीक है ये रॉन्ग है, फोर का सी सही है, तो फटाफट आपको 3/4 मिल गया मार्क। गलत भी तो होगा ना, इसीलिए मैंने रॉन्ग किया। तो 3/4 मिल गया। अब आप इधर उधर लिखते सोचो, आप खुद अपना पेपर लेके चेक करो और सोचो, आंसर लास्ट में होता तो पहले उसको पूरा आंसर देखना पड़ता, उसके लास्ट में जाता क्या ऑप्शन है। काफी लोग एबीसीडी भी नहीं लिखते हैं, जो आंसर आता है ना उसको लिख के छोड़ देते हैं। तो इवैल्यूएटर सोचे कौन सा ऑप्शन सही है, भाई ऐसा रिस्क मत लो। आपको ऑप्शन लिखना है जस्ट क्वेश्चन के बाद। ये बेसिक है, जो कि आपको मार्क्स बढ़ाने में इंक्रीज करेगा, आपका पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा मार्क्स लाने में। इसीलिए तो मैं सिखा रहा हूँ आंसर राइटिंग स्किल। ये चीज़ पता चल गया, और कैसे लिखना है क्या करना है। इससे टाइम बचेगा इवैल्यूएटर का, आपका भी रिप्रेजेंटेशन हो गया। जब आप रिवीजन करोगे, पेपर का चेकिंग करोगे लास्ट के 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में, आप खुद भी पता लगा सकते हो कि ये सही है या गलत है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ था। क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम ऑप्शन तो लिख लिए बी सही है, बट वो ऑप्शन में जो वैल्यू है वो हम लिखें या ना लिखें, जरूरी है क्या? मैं बोलूंगा उसको भी लिखो। काफी बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा ऑप्शंस के बीच में, कुछ स्पेलिंग का चेंज होगा, भले आप बी लिख लियो, फिर ज्यादा टाइम तो नहीं जा रहा है ना, बस एक वर्ड दो वर्ड, ज्यादा से ज्यादा एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा एक ऑप्शन में। तो एक सेंटेंस में कितना ही टाइम बचा लोगे आप बिना लिखे? तो एक सेंटेंस को भी लिख लो, जो भी ऑप्शन आया है वो ऑप्शन को लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट। लिखने का तरीका ये है, जैसे ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, अब सेक्शन बी लिखो, पूरा सेक्शन बी। देन उसके जो क्वेश्चन शुरू होंगे, क्वेश्चन नंबर सपोज 5 से शुरू हो रहे हैं, तो 5 लिखे, सॉल्यूशन 5 6 7 ऐसे करके लिखे। बीच में किसी का आंसर नहीं आता है तो उसके लिए एक अप्रोक्सीमेट गैप छोड़ दो, कि सपोज 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसके लिए आधा पेज लगेगा या एक पेज लगेगा, छोड़ दो। बाद में अगर नहीं भरा होता ना तो ब्लैंक रहेगा, उसमें लाइन खींच देना आप, दूसरे पेज से शुरू करना, क्योंकि पेज की कमी नहीं है। आपके घर में पेज की कमी है तो भाई खरीद लो, नोटबुक खरीद लो, बहुत सारे पुराने क्लासेस के नोटबुक्स होंगे, उसको ले आओ, पेज फाड़ के रख लो, वो काम आएगा आपके लिखने में, प्रैक्टिस में। और एग्जाम में आपको एडिशनल मिलता है, तो कोई टेंशन नहीं है, और कोई फाइन वाइन नहीं लगता कि ज़्यादा एडिशनल ले लिया या मार्क्स कम हो जाएगा आप ज़्यादा एडिशनल यूज़ करते। तो मैं खुद भाई बोर्ड एग्जाम में एडिशनल लेके लिखा था, बाद में उसको स्टिचिंग किया था। तो आप भी एडिशनल लेके लिखो, स्पेस छोड़ छोड़ के लिखो, एक एक क्वेश्चन के बीच में 2 लाइन, 1 लाइन स्पेस छोड़ो, आराम से नीट एंड क्लीन लिखो। अब बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की। वो पॉइंट क्या है बताऊं? यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 2, हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग, हालांकि इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता हैंड राइटिंग बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि मैं खुद बोलूंगा मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, उतना भी अच्छा नहीं है। आप बोर्ड में देख पा रहे हो ना, जैसे यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ ना, बस वैसे ही समझ लो, हूबहू मैं कॉपी में भी लिखता था। तो मेरा ज्यादा खराब ही नहीं था, ज्यादा अच्छा भी नहीं था, इतना था कि इवैल्यूएटर पढ़ पाए। पढ़ने जैसा हैंडराइटिंग लिखो, और आपको पता है कि स्पीड आप लिखते हो, बहुत ज्यादा लिखना होता है, आप स्पीड लिखते हो, तो स्पीड में लिखते लिखते हैंडराइटिंग और बिगड़ जाता है। तो मैं इसके लिए एक प्रैक्टिस बोलूंगा हैंडराइटिंग के लिए, कि थोड़ा सा कोशिश करो हैंडराइटिंग सुधर जाए। एटलीस्ट आप जब नंबर लिख रहे हो, काफी लोग 4 लिखते हैं, ये 4 है या 9 है क्या समझे बताओ? बोलेंगे सर यहाँ से थोड़ा सा ऐसे डंडा निकला हुआ है ना, अरे फिर तो ये गोल हो गया, ये तो 9 होता है। तो ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ताकि इवैल्यूएटर कंफ्यूज हो जाए, उसको टाइम वेस्ट करना पड़े। मेन गोल हमारा ये होना चाहिए कि इवैल्यूएटर को कैसे हम शांति से अपना पेपर चेक करवाएं। वो थोड़ा सा भी बिगड़ा, जहाँ पे स्टेप मार्किंग मिलना होगा, वो आपका खा जाएगा मार्क्स। हमेशा खुद को भी उस जगह पे रख के सोचो, आपको अगर किसी का पेपर ऐसा मिलता, तो आप क्या चिढ़ते? नहीं, आप भी चिढ़ चिढ़ जाते। मैं भी पेपर चेक करता हूँ, चिढ़ जाता हूँ, जहाँ पे मिलने चाहिए वहां पे भी काट देता हूँ।
और होता है ऐसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, बिकॉज ऑफ हैंड राइटिंग, बिकॉज ऑफ दीज सेक्शन का प्रॉब्लम, इधर उधर करने का प्रॉब्लम, मार्क्स उनके कट जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब मैं एक टॉपर के आंसर शीट पे आपको लेके चलता हूँ। ये देखो, इसने सब्जेक्ट का नाम लिखा, फिर सेक्शन लिखा कैपिटल में सारा, जैसे मैंने बताया वैसे लिखा इसने। इसके पेपर में पहले से मार्जिन थे या बनाए हैं बहुत पतले पतले, मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी किसी पेपर्स में होते हैं, किसी में नहीं होते, मुझे नहीं लगता किसी में होते हैं, क्योंकि मुझे याद है खुद से मैंने ड्रॉ करा था। इसने दोनों साइड बनाया है शायद, पतले मतलब डिस्टेंस में पेन से खींच के। तो यहाँ भी बना दिए, और थोड़ा सा ज्यादा बना लेना मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स में रफ यहीं पे करना। ये भी मैथ्स वालों के लिए एडिशनल एडवाइस है, नोट कर लो। जब आप मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो, सेम पेपर में इधर डबल डिस्टेंस में गैप छोड़ दो, और यहाँ पे टॉप में लिख भी लो रफ, अंडरलाइन। यहाँ पे आप रफ करो, और यहीं से वैल्यू कॉपी करके यहाँ लिखो। क्योंकि अगर आप पेपर के पीछे रफ करते हो या एडिशनल लेके रफ करते हो, वहां से जब वैल्यू को कॉपी करते हो, सपोज 231 आंसर है, आप पीछे से कॉपी करते टाइम अच्छा अच्छा हाँ ऐसा कुछ कुछ था बोल के 213 कॉपी कर लोगे, तब तो गलत हो गया। भले टू सही जगह पे है, वन और थ्री डिजिट्स भी हैं, बट पोजीशन अलग हो गया। पोजीशन अलग तो नंबर भी अलग हो जाएंगे। आप किसी का स्क्वायर निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो मैथ्स पेपर में, हमेशा इसी साइड में बनाओ रफ, और यहीं से वैल्यू कॉपी करो। जो भी वैल्यू आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, सब बगल में बगल ऐसे कॉपी करो। तो दिस विल सेव योर टाइम एज वेल, क्योंकि पीछे आगे पीछे कर रहे हो। सेकेंड थिंग, सेव यू फ्रॉम डूइंग सिली मिस्टेक्स, इसी को ही सिली मिस्टेक्स बोलते हैं। तो एरर नहीं होगा, सिली मिस्टेक्स नहीं होगा, आप बच जाओगे। सो वो अवॉइड करना है मैथ्स वालों के लिए। बाकी किसी और पेपर में भी कैलकुलेशन है तो सेम पेज में आप लाइन बना के करो, कोई रोकता नहीं है। ट्राइड एंड टेस्टेड, प्रूवन हूँ, मैं खुद अपने पेपर में किया हूँ, और लाखों बच्चे यही करते हैं जिनका अच्छा मार्क्स आता है, जो टॉप करते हैं, जो थोड़ा बेहतर करते हैं बाकियों से। और आप लोग नोट करते जाना, और कमेंट सेक्शन में मैं हर किसी का स्टोरी सुनना चाहूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, कि कितने ऐसे मिस्टेक्स थे जो आप करते आ रहे हो। पहला तो ये सेक्शन वाला मिस्टेक, दूसरा हैंडराइटिंग वाला मिस्टेक, ऐसे सिली जो हैंडराइटिंग में कंफ्यूजन वाला, दूसरा ये वाला जो पीछे से कॉपी करते टाइम आप गलत कर रहे हो, सेम पेज में रफ नहीं कर रहे हो, सिली मिस्टेक जिसे कहते हैं। तो कौन से मिस्टेक आप कर रहे हो, वो भी इलेबोरेट करके कमेंट में लिख लेना। आगे चलते हैं। ये टॉपर का जब मैं पेपर देख रहा था, सोचो कोई भी देखेगा लगेगा कितना नीट एंड क्लीन है। तो एक पीस ऑफ माइंड बन गया कि हैंडराइटिंग इसका अच्छा है, इसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करा है। ये आप भी कर सकते हो, और करना भी ज़रूरी है अगर आप दिखाना चाहते हो कि आप सही से लिख रहे हो। जैसे इसने लिखा, साइंस का है, क्लास 10th का, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट्स। दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, और वोल्ट्स लिखा। क्वेश्चन में पूछा होगा क्या एसआई यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट्स लिख लिया इसने, कोट में भी रख लिया, अंडरलाइन भी कर लिया, इन ऑनर ऑफ एलेक्जेंड्रो वोल्टा। तो जो इवेल्युएटर भी कर रहा है ना, इवेल्युएट कर रहा है, वो वहीं पे जाके टिक मारा है। देखो ये बोर्ड का ही पेपर है, जो कॉपी मंगवाते हो आप मंगवा सकते हो, इवेल्युएटर भी वहीं पे जाके टिक मारा है। तो मतलब क्या है कि वो लोग भी वही वर्ड्स को, वही चीज को ढूंढ रहे होते हैं, और वो आपने हाईलाइट कर लिया तो वहां टिक हो गया। हर इवेल्युएटर का वही चीज होता है। आप भी खुद का पेपर कभी चेक करो, आप भी वही चीज ढूंढोगे। एक बार फुल लेंथ लिखना कोई एग्जाम, और आपका जो राइटिंग स्टाइल है उसको आप चेक करना मार्किंग स्कीम के साथ आंसर को, आप भी देखना वही वही वर्ड्स ढूंढोगे। कोई बेकार में ऐसे 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 टिक नहीं लगाता। टिक क्यों, मतलब क्या मतलब है? जो लिखा है वो सही है या नहीं है, कितना बारीकियों पे फोकस करना पड़ता है। दैट्स द स्किल, आंसर राइटिंग स्किल वी आर टॉकिंग अबाउट। अब मुझे बताओ, ये वीडियो कोई देख लेगा अच्छे से, क्यों पास नहीं होगा भाई? नॉलेज तो सबके अंदर है, पढ़ना तो कोई भी 10 दिन में 10-10 घंटे पढ़ के 100 घंटे पढ़ सकता है, बट उसको लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट इज ऑलवेज, हाँ उसी क्वेश्चन में पूछा होगा वोल्ट मीटर क्या है। अगर वोल्ट्स आ गया, किसके नाम पे भी पूछा, नाम पे तो नहीं पूछा था, अलेक्जेंडर वोल्ट्स ऐसे
पोटेंशियल डिफरेंस का बस ऐसा यूनिट किया है। वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस दैट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट टू मेजर द वोल्टेज। वोल्ट मीटर क्या पूछा था, इसने अंडरलाइन कर दिया, टिक मिल गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ए गुड फ्यूल इज द वन दैट, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने थे, इसने भी कितने प्यार से लिख लिया। डज ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास, दैट इज इट हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। चाहिए था एग्जामिनर को वही वर्ड, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, टिक कर दिया, इसने अंडरलाइन भी कर दिया। हैज ए मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, देखो इग्निशन टेम्परेचर की वर्ड है, यहाँ पे भी टिक मिल गया। देन इज इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे 3 पॉइंट्स इसने लिखे हैं। मार्क्स दिया गया है, मार्क्स ऐसे कट हो जाते हैं जब आप पेपर मंगवाते हो, कितना मिला एंड ऑल, तो मार्क्स मिल गए हैं इसको पूरे के पूरे। ये 2 नंबर ऐसे करके ऐसे गोल घुमाया है, देखो यहाँ पे, ये 1 नंबर का था ऐसे करके, तो पूरे पूरे मार्क्स मिले, पूरे मार्क्स मिले और सही हो गया। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात कर रहा था, पेपर है यार, बोर्ड के पेपर में उठा रहा हूँ, देखो सेक्शन है, इसने भी लिखा। और ये कौन सा सब्जेक्ट का है? हिस्ट्री विस्ट्री का होगा शायद, कल्चर ऑफ जैन तीर्थंकरा फ्रॉम मथुरा, हिस्ट्री का होगा शायद, मतलब एसएसटी का। आंसर 1 इसने लिखा, आंसर 1, फिर पहले ही ऑप्शन लिख दिया। यहाँ पे भी आंसर 2, ये एमसीक्यू नहीं होगा शायद, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, इसीलिए ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे भी तुरंत लिख लिया, जो ऑप्शन है ऑप्शन भी लिख लिया। यहाँ पे भी ऑप्शन सी है तो ऑप्शन सी लिख लिया। यहाँ पे भी ऑप्शंस लिखे होंगे शायद, उसको मिटा दिए गए हैं बिकॉज जो आंसर मिले हैं ना वो ऐसे ही दिए जाते हैं, उसको मिटा के हमें आंसर शीट मिलता है। तो ये हो गया ऑप्शन 4, पूरा सेंटेंस है, देखो पूरा सेंटेंस लिखा है इसने ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 5 जो आंसर 5 है वो सी है, आंसर 6 है डी है, ऐसे करके क्लियरली उसने सारे ऑप्शंस लिख लिए। एंड दिस इज हाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट, अगर आप एमसीक्यू भी लिखते हो इस तरीके से लिखो, लॉन्ग आंसर लिखते हो तो वैसे पॉइंट बना के स्पेस छोड़ छोड़ के लिखो, दैट विल हेल्प यू एंड क्रिएट एन एड्ज फ्रॉम द माइंड डिस्टर्बिंग पेपर्स, जो दिमाग खराब होता है जो पेपर देख के, उनसे आपको अलग बनाएगा। आई होप जो भी टिप्स मैंने बताया वो सभी क्लियर हो गया होगा। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, दोबारा 3 बार 4 बार ये वीडियो को देखो, वीडियो देखोगे आपको समझ आ जाएगा। दूसरी बार थोड़ा हाई स्पीड में भी देखना 1.25x करके, तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। बट चीज़ ये है कि बेसिक चीज़ को फॉलो करो। मैं नहीं चाहता कि एक छोटे से चीज़, बहुत छोटा चीज़ है आंसर राइटिंग, बट एट द सेम टाइम एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है आपको पास करवाने और फेल करवाने में, ये बैरियर, दैट इज आंसर राइटिंग। जो अच्छे से आंसर लिखता है उसको ज़्यादा अच्छा मार्क्स मिलता है, जो नहीं लिखता है वो फंस जाता है। अब मैं बोलना चाहूँगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, लंबा वीडियो हुआ मुझे पता है, बट मैं चाहता था लंबा हो ताकि डिटेल में आपको आंसर मिले, कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट लेके आप मत जाओ। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, बट ये सारे टिप्स को फॉलो करो। जल्दी से मैं अगर रिवाइज कर दूं, पहला पॉइंट था हमारा जो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया, वो है सेक्शन वाइज। हमेशा सेक्शन वाइज लिखो, क्लियरली लिखो, स्पेस मेंटेन करके और सीक्वेंस में लिखो। इधर उधर करोगे प्रॉब्लम होगा। आप भी अगर इवेलुएटर होते तो आप परेशान हो जाते, दूसरों के मार्क्स काट लेते। दूसरा पॉइंट था मार्जिन बनाओ, मार्जिन बना के क्वेश्चन नंबर इस तरफ आंसर इस तरफ लिखो, ऑप्शन लिखते जाओ। तीसरा पॉइंट है हैंडराइटिंग, कभी भी खुद के हैंडराइटिंग की वजह से कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। 4 9 में डिफरेंस, और भी नंबर्स में डिफरेंस हो गया, लेटर्स में डिफरेंस हो गया, ओ और ए में बहुत कंफ्यूजन होता है, ऐसे करके एल और आई में, कैपिटल आई में कंफ्यूजन होता है। ये सारे बेसिक कंफ्यूजन्स को अवॉइड कर सकते हो बाय लिटिल बिट एक्स्ट्रा वर्क ऑन हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लोगे तो ये मिस्टेक्स नहीं होंगे। बाकी सब चीज़ बेसिक है, जैसे लिखते आ रहे हो लिखो, स्पेस मेंटेन करो, एडिशनल लो, मैथ्स के लिए एडिशनल टिप बता दिया। उसी सेम पेज में आप लाइन ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करके आप वहाँ पे रफ करो, रफ करने के बाद वहीं से वैल्यू को कॉपी करो सेम पेज में। आपको अलग से दूसरे पेज में करके कॉपी करोगे वो सिली मिस्टेक कहलाएगा, क्योंकि वैल्यूज इधर उधर कर लोगे। बस यही थे मेरे तरफ से टिप्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स, जो भी कह सकते हो। दिस इज द शॉर्टकट
एंड दिस इज द फंडामेंटल फॉर्मूला जो पास होने वाले स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, बट कंपार्टमेंट स्टूडेंट कभी फोकस नहीं करते सीखने में। वो हमेशा पढ़ाई 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 करते हैं, बट जितना भी पढ़ाई कर लो, अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो किसी काम का नहीं है इतना पढ़ाई। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सबको मैं बोलूँगा फॉलो करो टेक्निक। क्या क्या मिस्टेक करते आ रहे हो वो मैं कमेंट में चाहता हूँ, ताकि दूसरों को भी मिस्टेक्स दिखें सबको, और सब पता कर पाए कि हाँ, हम लोग भी सेम चैप्टर में हैं, सेम पेज में हैं, हम लोग ये गलती कर रहे हैं, आगे से ये गलती नहीं करेंगे। सो कमेंट सेक्शन भी एक अच्छा नोट्स बन जाएगा बाकियों के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। सी यू वेरी सुन इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिल रहा हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।